हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। कैसे हो सब लोग? आई थिंक घर पे ही हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो सब लोग घर पे ही रहो, पढ़ाई करते रहो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर डायरेक्टली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 एज पर न्यू सिलेबस। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के जो 4 लेक्चर्स है रोटेशनल डायनेमिक्स के, उनको ठीक से देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो और ठीक से पढ़ो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द लेक्चर नाउ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके पहले हम लोग लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन इसके पहले के लेक्चर का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। देखो, एक पार्टिकल है वो जो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे वो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो सेंटर की तरफ लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हमने नाम दिया था एफसीपी। और ये पार्टिकल यहाँ पे खींचा नहीं जाता। कल लास्ट के लेक्चर में ही हमने स्टडी किया, ये पार्टिकल यहाँ पे सेंटर की ओर खींचा नहीं जाता। क्यों नहीं खींचा जाता? इसका मतलब इसको बैलेंस करने वाला और एक फोर्स है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसको हमने नाम दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये पार्टिकल अगर अंदर भी नहीं जा रहा है और बाहर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब इस पार्टिकल के ऊपर ये दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट में लग रहे हैं। इसका मतलब हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और इसका इक्वेशन भी हमने लिखा था। इसका इक्वेशन क्या है? mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। और यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया था क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है और अपोजिट है। इसका मतलब दोनों को माइनस साइन लगेगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव रहेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था और ये यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान दोगे तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो हर एक टॉपिक को ध्यान से सुनो जो मैं बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है वो इस टॉपिक में है। कौन सा? व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इसके पहले इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है और हमें इस टॉपिक में क्या समझना है। व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। देखो, कंसिडर करते हैं एक व्हीकल यहाँ से जा रहा है रोड से। ये व्हीकल यहाँ से स्ट्रेट पाथ में जा रहा है और स्ट्रेट पाथ में जाते जाते यहाँ पे एक टर्न आ गया। देखो, ये व्हीकल यहाँ स्ट्रेट रोड पे, ये स्ट्रेट रोड है, यहाँ तक जो है वो स्ट्रेट रोड है। और यहाँ से ये रोड क्या हो रहा है? सर्कुलर ट्रैक ले रहा है। तो यहाँ से ये व्हीकल जब स्टार्ट होगा, ये व्हीकल यहाँ से स्टार्ट होने के बाद इस व्हीकल को यहाँ पे टर्न लेना है। यहाँ पे क्या लेना है? टर्न लेना है। तो जब ये व्हीकल यहाँ पे टर्न लेता है तो इस व्हीकल के ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट होते हैं। वो फोर्सेस के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम स्पीड इस व्हीकल का जब यहाँ पे टर्न लेता है तब कितना होना चाहिए। वो मैक्सिमम स्पीड के बारे में भी हम लोग उसका इक्वेशन एक्चुअली हम लोग डिराइव करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो देखो बच्चों, कंसिडर करते हैं ये वो सर्कुलर ट्रैक है। ऐसा इस सर्कुलर ट्रैक पे ये व्हीकल यहाँ पे है और ये इसको हम एक सर्कल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो ये है, ये उस सर्कल का सेंटर आएगा। ये जो है उस सर्कल का सेंटर आएगा और यहाँ से यहाँ तक जो है ये उसकी रेडियस आएगी r, जो हम r से डिनोट करेंगे। ओके, ये जो रोड है ये सर्कुलर ट्रैक है। ये सर्कुलर ट्रैक को अगर हम ऐसा सर्कल कंसीडर करें तो ये इसका सेंटर आएगा और यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस जो है वो उसकी रेडियस आएगी, जो हम r से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये व्हीकल के बारे में।
तो देखो ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल के ऊपर कितने टाइप के फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो मैं आपको पहले बताती हूँ। तो इसको, ये जो स्ट्रेट पाथ है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके आपको उसके फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करती हूँ, जैसे आपके बुक में दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पे मैंने ये सेंटर कंसिडर किया, सेंटर सी से हम लोग डिनोट करेंगे, और यहाँ पे अपना व्हीकल है, ये व्हीकल यहाँ पे है। तो इस व्हीकल के ऊपर कितने टाइप के फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं देखो। कंसिडर करते हैं ये व्हीकल यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, कौन सी भी बॉडी हो उसके ऊपर हमेशा दो फोर्सेस एक्ट होते रहते हैं। एक फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में होता है, ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और एक फोर्स जो नीचे की डायरेक्शन में होता है। मतलब ये जो व्हीकल है, इस व्हीकल के सरफेस के ऊपर से एक फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, और दूसरा फोर्स जो है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो जो ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, चाहे वो कौन सी भी बॉडी हो अर्थ के ऊपर, चाहे हमारी खुद की बॉडी हो या फिर कोई चीज़ हो, कौन सी भी बॉडी हो अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर हमेशा ये दो फोर्सेस लगते रहते हैं। तो ये दो फोर्स में डिफरेंस क्या है देखो। ये जो ऊपर का फोर्स है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो हमेशा हर एक बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, वो हमेशा बॉडी के सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और दूसरा जो फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, उसको हम बोलते हैं वेट ऑफ दैट बॉडी, दैट इज डिनोटेड बाय mg, उसका फॉर्मूला, जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये हमेशा डाउनवर्ड, बॉडी के परपेंडिकुलर नहीं, हमेशा बॉडी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेकिन ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल, ये बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर ये फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है। अगर इस बॉडी को मैं ऐसा कर दूँ तो फोर्स भी ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। अगर बॉडी ऐसी है तो परपेंडिकुलर, जैसे जैसे ये बॉडी मूव होगी, फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, यहाँ से मूव होगा तो इस डायरेक्शन में मूव होगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ये हमेशा बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद जब ये व्हीकल, ये दो फोर्सेस के बारे में आपको क्लियर है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये mg। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में, mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ये व्हीकल यहाँ से पास हो रहा है, अगर व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस व्हीकल और इसके टायर और रोड के बीच में एक फोर्स लगेगा, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अगर व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम Fs से नाम, स्टैटिक फ्रिक्शन हम बोलेंगे इसको। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग फ्रिक्शन चैप्टर में देखो, उसमें डिटेल में बताया है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट, फ्रिक्शन का मतलब अपोजिट, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। और ये जो फोर्स है, ये सेल्फ एडजस्टेड होता है, जो अपनी वैल्यू एडजस्ट करता है फोर्स के हिसाब से। इसकी वैल्यू चेंज होती है, वो खुद एडजस्ट कर लेता है अपनी वैल्यू, वो फिक्स नहीं होती, वो सेल्फ एडजस्टेड होती है। बस इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। ये Fs मैक्सिमम कहाँ तक लग सकता है, उसका मैक्सिमम लिमिट होता है μs इंटू n। ये जो म्यू है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके पहले भी हमने उसके बारे में बात की है। और ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, μs इंटू n। और म्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो टायर का जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा म्यू। तो ये जो μs है, μs इंटू n जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इससे कम फ्रिक्शनल फोर्स वो एडजस्ट करता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम वो यहाँ तक ही एडजस्ट कर पाएगा। इससे ज़्यादा अगर फोर्स बढ़ गया तो ये वैल्यू क्रॉस करेगा, वैल्यू क्रॉस करने की वजह से वो फोर्स एक्ट नहीं हो सकता, ऐसा उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे देखो, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। इसको हमने रेडियस नाम दिया था, इट्स टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। मतलब ये कौन सा फोर्स हो गया, बोलो सब लोग, ये Fs हो गया आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है। ये बन गया अभी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। और यहाँ पे देखो, ये फोर्स अगर टुवर्ड्स द सेंटर लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे खींची जा रही है,
क्यों नहीं खींची जा रही? क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ये डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। और ये दोनों फोर्सेस ऑब्वियसली क्या है? इक्वल है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, इसका मतलब बॉडी क्या है? बैलेंस है। तो देखो इस बॉडी के ऊपर, इस व्हीकल के ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की डायरेक्शन में, mg वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक टुवर्ड्स द सेंटर जो फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं हम लोग, और उसी को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू होती है mv² डिवाइड बाय r। ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? एफएस, और ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, तभी तो व्हीकल बैलेंस रहेगा। दैट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये 4 फोर्सेस आपको याद रखने हैं जब तक ये एप्लीकेशन खत्म नहीं हो जाता। जब तक एप्लीकेशन खत्म नहीं, पूरे फिजिक्स में याद रखो, हमेशा बॉडी के ऊपर ये फोर्सेस लगते रहते हैं, तभी बॉडी बैलेंस होती है। तो अभी फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो हमें इसमें निकालना क्या है? देखो इसमें हमें मैक्सिमम स्पीड, ऑलरेडी मैंने आपको बताया जब व्हीकल टर्न करता है तो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए सेफ्टी के लिए, ताकि व्हीकल स्कीड ना हो, तो उसके लिए मैक्सिमम स्पीड कितना रखे, वो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो अभी अभी हमने व्हीकल की बात की, तो उसमें मैंने आपको बताया व्हीकल में ये जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये सभी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है, और fs मतलब फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो ये सभी फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो इसके ऊपर से ही हम लोग मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू निकालेंगे, मतलब v निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे n किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। इसका मतलब हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है? वेट है। n इज इक्वल टू mg है। और fs मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। मतलब fs इज इक्वल टू है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? mv² डिवाइड बाय r, और इज ऑल्सो इक्वल टू mr ओमेगा²। ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे mv² डिवाइड बाय r, इसके ऊपर से हम लोग v निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो सपोज मैंने नाम दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? fs डिवाइड बाय n, इसको मैंने डिवाइड किया, इज इक्वल टू, ये दोनों भी क्या होंगे? डिवाइड होंगे। इसमें से ये मत लो क्योंकि हमें v निकालना है, तो ऑब्वियसली यही इक्वेशन लो। तो ये क्या बनेगा? mv² डिवाइड बाय r डिवाइड बाय mg। n की जगह पे mg, fs की जगह पे ये वैल्यू डाल दी। इसमें mm दोनों में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें मिलेगा v² डिवाइड बाय r। मतलब आपको मिला fs डिवाइड बाय n इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय r। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो fs है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कहाँ तक अप्लाई हो सकता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है? म्यू इंटू n। तो यहाँ पे म्यू जो है इसको कहते हैं कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं तो हमें मिलेगा म्यू n डिवाइड बाय n इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय r। सॉरी यहाँ पे g छूट गया, यहाँ पे g डाल दो, यहाँ पे भी g डाल दो। तो इसका fs डिवाइड बाय n इज इक्वल टू होता है v² डिवाइड बाय आर जी। आप पीछे जाके देख सकते हैं g यहाँ पे रह गया था, v² डिवाइड बाय आर जी। तो म्यू n डिवाइड बाय n इज इक्वल टू होगा v² डिवाइड बाय आर जी। तो इसमें n कैंसिल होगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी म्यू इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय आर जी। तो ये आर जी को अगर इधर मैं शिफ्ट कर दूँ, हमें v चाहिए तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा v² इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू। और अगर ये स्क्वायर हम निकाल दे तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट म्यू आर जी। तो देखो जो मैक्सिमम स्पीड है सेफ्टी के लिए, इतने स्पीड तक v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, इतने स्पीड तक आपका व्हीकल सेफ है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड आप बढ़ाते हो तो आपका व्हीकल स्किड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
तो यहाँ पे आर रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी, जी तो कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज कौन हो सकता है, म्यू। इसका मतलब अपना व्हीकल का जो स्पीड है उसकी मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए हमें म्यू यूज़ करना पड़ेगा। म्यू क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर म्यू बढ़ा तो वी बढ़ेगा और म्यू कम किया तो वी भी कम होगा। दैट मीन्स वी डिपेंड्स ऑन दिस म्यू। और ये म्यू कैसे बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है व्हीकल के टायर्स का जो मटेरियल है, क्योंकि ये म्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड रोड। तो अगर हमने अच्छी क्वालिटी के टायर्स यूज़ किए, मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया, तो ये म्यू बढ़ेगा। तो ये म्यू हमें मिलता है टायर्स की क्वालिटी से। तो याद रखो ये म्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और म्यू बढ़ाने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के टायर्स यूज़ करने हैं। तो ये वी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड हमेशा होनी चाहिए इस वैल्यू से कम, लेस देन और इक्वल टू, इससे ज़्यादा नहीं, अंडर रूट म्यू आर जी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, मतलब अपने व्हीकल का ये मैक्सिमम स्पीड है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखो ये जो हमने टॉपिक लिया है वो है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अपने जो रोड होते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं होते, और रोड के बीच में फ्रिक्शन कम ज़्यादा होता है। मतलब कभी कभी रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होता है, कभी कभी रफ़ होता है, कभी कभी उसके ऊपर ऑयल गिरा होता है, कभी कभी बारिश की वजह से गीला होता है। इसका मतलब उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो फ्रिक्शन चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे जो ये म्यू है इसके ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सभी जगह पे कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये वैल्यू किसी व्हीकल के लिए हमने डिफाइन कर दी, इस स्पीड से ही व्हीकल चलेगा। लेकिन रोड का जो सर्कुलर ट्रैक है वो सभी जगह पे कांस्टेंट नहीं है। किसी जगह पे वो बहुत ज़्यादा डीप है, किसी जगह पे मतलब उसकी रेडियस चेंज हो जाएगी, जी तो चेंज नहीं होगा, जी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन रेडियस किसी जगह पे चेंज हो सकती है। किसी जगह पे जो रोड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, किसी जगह पे ऑयल गिरा है, किसी जगह पे बारिश हुई है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन चेंज होता रहेगा। फ्रिक्शन चेंज हुआ तो अपना स्पीड हम उतना रख के नहीं चल सकते, या फिर व्हीकल का स्पीड भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है इसके ऊपर हम पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहले देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब हम देखो कहीं टर्न होता है तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, वो जो टर्न होता है ऐसे टर्न पे ये जो इनवर्ड सरफेस है वो थोड़ा नीचे होता है, और ये जो आउटवर्ड सरफेस है उसको थोड़ा एंगल में टिल्ट किया होता है, मतलब थोड़ा ऊपर लिया होता है ये एंगल। मतलब ये इनवर्ड सरफेस थोड़ा नीचे और जो आउटवर्ड सरफेस है उसको थोड़ा ऊपर की डायरेक्शन में लिया होता है। मतलब यहाँ पे कुछ एंगल से उसको ऊपर किया होता है, यहाँ पे कुछ एंगल बनाया होता है, थीटा एंगल से उसको इंक्लाइन किया होता है, टिल्ट किया होता है, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड over its inner edge through certain angle is known as banking of road। देखो ये इनर एज है और ये आउटर एज है। तो यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के कुछ हाइट पे इस रोड को ऐसे टिल्ट किया है कुछ एंगल से, इतने एंगल से, थीटा जितने एंगल से इसको क्या किया, टिल्ट कुछ हाइट पे। इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। देखो ये डेफिनेशन है इसकी, सब लोग नोट डाउन कर लो। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ अ रोड ओवर इट्स इनर एज
थ्रू सर्टन एंगल इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब आउटर एज को थोड़ा ऊपर टिल्ट करो, इसको हम बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। इसकी नेसेसिटी तो मैंने आपको बता ही दी है। मैंने आपको बोला है कि फ्रिक्शन सभी जगह पे रोड पे सेम नहीं होता, तो पूरी तरह हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। जो मैक्सिमम स्पीड हमने डिफाइन किया है, कितना मैक्सिमम स्पीड हमने डिफाइन किया है, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, या फिर लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। तो पूरी तरह से हम इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन है वो सभी जगह सेम नहीं रहेगा। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सभी जगह सेम नहीं रहेगा, जो एफ एस है उसकी वजह से हम पूरी तरह इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, ये चेंज होता रहेगा। तो व्हीकल को बैलेंस करने के लिए हमें किसी दूसरे स्पीड की ज़रूरत हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम स्पीड की ज़रूरत हो सकती है। उसके लिए हमें यहाँ पे बैंकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें बैंकिंग की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, मतलब स्पीड कितना हो जिस स्पीड पे हमारा व्हीकल सेफ मोड पे होगा। तो चलो बच्चों देखते हैं इसका मोस्ट सेफ्टी मोड कितना होना चाहिए, मोस्ट सेफ्टी स्पीड कितना होना चाहिए, कितने स्पीड पे अपना व्हीकल सेफ रहेगा। तो सबसे पहले मैं डायग्राम निकालती हूँ। देखो, तो देखो इसके लिए हमने एक रोड कंसिडर किया जो टिल्ट किया है। ये इसका आउटर एज है, बाहर की साइड है रोड की, और ये इनर साइड है। तो ये थोड़ी नीचे है और आउटर साइड थोड़ी ऊपर है। तो इसको इतने एंगल से, हॉरिजॉन्टल सरफेस के इतने एंगल से हमने टिल्ट किया है, और इसके ऊपर एक व्हीकल जा रहा है। तो ये व्हीकल के ऊपर सबसे पहले देखते हैं, मैंने आपको बोला है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो व्हीकल अभी टिल्ट हो गया, मतलब ये व्हीकल अभी ऐसा हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे इस डिरेक्शन में, परपेंडिकुलर डिरेक्शन में लगेगा ऐसे। लेकिन mg हमेशा कहाँ लगता है, mg हमेशा नीचे ही लगता है इसी डिरेक्शन में, दैट इज़ mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ एंगल से टिल्ट हो गया। तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये थीटा जितने एंगल से क्या हो गया, टिल्ट हो गया। क्योंकि ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। तो थीटा जितने एंगल से ये टिल्ट हो गया, इसका मतलब हमें इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो ये है इसका एक कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर ये इसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। तो हमें पता है ये रिजल्टेंट वेक्टर n हो गया। थीटा की साइड में हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये होगा, याद रखो थीटा की साइड में हमेशा होता है कॉस थीटा, इसके पहले भी मैंने आपको बताई है। तो ये हो गया n कॉस थीटा, थीटा की साइड में, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा आपका n साइन थीटा। ये एक हो गया n कॉस थीटा और ये हो गया n साइन थीटा। अब इस व्हीकल में ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ये टूवर्ड्स द अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, क्योंकि रोड अपना ऐसे है, व्हीकल ऐसे जा रहा है, रोड ऐसे पास हो रहा है, मतलब ये सर्कल बनेगा, और ये सर्कल से ये हो गई उसकी रेडियस। तो रेडियस की ओर कौन सा फोर्स जा रहा है, ये है एन साइन थीटा। तो यहाँ पे एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, व्हीकल गिर रहा है, व्हीकल उधर जा रहा है, नहीं, व्हीकल इधर जा रहा है, नहीं, बैलेंस हो रहा है व्हीकल। तो बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, इसको बैलेंस करने वाला और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स इक्वल है तभी व्हीकल बैलेंस है। ये दोनों फोर्स इक्वल है। अभी यहाँ पे n नहीं आएगा, देखो n इधर है, इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल में कौन सा है, n कॉस थीटा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो mg को बैलेंस करने का काम कर रहा है, और ये n साइन थीटा, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n साइन थीटा, ये एफसीएफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने का काम कर रहा है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है n कॉस थीटा, वो mg को बैलेंस करने का काम कर रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे n साइन थीटा बैलेंस मतलब इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, एंड n कॉस थीटा किसको बैलेंस करने का काम कर रहा है, वेट को, मतलब mg को, दोनों को डिवाइड कर दो, n कॉस थीटा डिवाइड बाय इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा, इसको डिवाइड करो, क्या मिलेगा, शॉर्टकट मारे थोड़ा, ये n कैंसिल होगा, mm कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिला, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। सो टैन थीटा इज इक्वल टू होगा v स्क्वायर डिवाइड बाई ये r नीचे आ जाएगा rg।
इसका मतलब हमें वी स्क्वायर निकालना है, सॉरी वी निकालना है, मोस्ट सेफ्टी स्पीड, ज़्यादा सेफ्टी स्पीड कौन सा रहेगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी को इधर शिफ्ट कर दो, आर जी टैन थीटा, और ये स्क्वायर निकाला तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट आर जी टैन थीटा। मतलब देखो ये सबसे ज़्यादा सेफ्टी स्पीड है। आपका व्हीकल इस स्पीड पे चला तो सेफली चलेगा, अगर इससे ज़्यादा स्पीड हुआ तो व्हीकल नीचे आएगा, इससे ज़्यादा स्पीड हुआ तो व्हीकल ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, और इससे कम स्पीड होगा तो व्हीकल नीचे की डायरेक्शन में स्कीड करेगा। तो ये स्पीड इतना ही होना चाहिए, इक्वल इतना ही स्पीड होना चाहिए, ये मोस्ट सेफ्टी स्पीड है। कहाँ पे, बैंकिंग ऑफ रोड के लिए, हॉरिजॉन्टल रोड के लिए ये कितना है, अंडर रूट म्यू आर जी, इससे कम, लेस देन और इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल रोड के लिए, हॉरिजॉन्टल ट्रैक के लिए। लेकिन अगर आपका बैंकिंग ऑफ रोड है, थोड़ा टिल्ट रोड है, तो उसके लिए होना चाहिए आर जी टैन थीटा, क्योंकि एंगल आ गया यहाँ पे तो ये टैन थीटा यहाँ पे लग गया। ओके, लेकिन आपके व्हीकल का स्पीड इतना ही रहेगा, इससे मिनिमम, मतलब मिनिमम कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये इक्वेशन यहाँ पे वैलिड तो है, लेकिन अगर व्हीकल का स्पीड मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका मोस्ट सेफ मोड है। लेकिन स्पीड लिमिट मतलब मिनिमम, वी मिनिमम कितना होना चाहिए और वी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे वो भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से डेरिवेशन है। तो ये जो है ये इसका मोस्ट सेफ्टी मोड है। स्पीड तो हमने देख लिया, वो होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। लेकिन कभी कभी वो लोग एंगल भी पूछते हैं, मतलब थीटा कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या फार्मूला लेना पड़ेगा, टैन थीटा का फार्मूला तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव किया है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। तो हमें एंगल चाहिए, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, थीटा। तो थीटा निकालना है, तो थीटा एज इट इज़ यहाँ पे रखो, टैन को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा टैन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, चलो अब देखते हैं स्पीड लिमिट कितना होगा। मतलब फॉर्मूला हमने देखा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, लेकिन इन प्रैक्टिस हमारा व्हीकल इतने ही स्पीड पे नहीं चलेगा। एक तो हमारा व्हीकल कभी कभी इससे ज़्यादा स्पीड पे हो सकता है, दैट मीन्स v इज़ ग्रेटर देन आर जी टैन थीटा हो सकता है, या फिर v इज़ लेस दैन आर जी टैन थीटा हो सकता है। तो ये मिनिमम कितनी वैल्यू, मिनिमम कितनी एप्लीकेबल है और ये मैक्सिमम कितनी एप्लीकेबल है, इसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। ये भी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी होगी। तो उसके लिए हम दो केसेस यहाँ पे स्टडी करने वाली है। केस 1, अगर v ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा हुआ तो क्या होगा, और केस 2, अगर v लेस देन आर जी टैन थीटा हुआ तो क्या होगा। तो चलो देखते हैं इसके बारे में, केस 1 एंड केस 2। पहले देखते हैं केस 1, v इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा। अगर मोस्ट सेफ्टी स्पीड से ज़्यादा अगर व्हीकल का स्पीड हुआ बैंकिंग ऑफ रोड पे तो क्या होगा। देखो, तो यहाँ पे ऑलरेडी वही डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको पता है, सब लोग बोलेंगे चलो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर है थीटा, तो ये साइड में फोर्स लगेगा n cos थीटा, थीटा की साइड में, और इस साइड में लगेगा n sin थीटा। अब देखो, और इस साइड में पता है सब लोगों को, चलो बोलो, यहाँ पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो ये ऑलरेडी हमने अभी इसी लेक्चर में स्टडी किया है कुछ देर पहले। तो ये सभी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने का काम कर रहा है।
बट अब क्या हुआ है कि गाड़ी का स्पीड जो है वो बढ़ गया, मतलब v इज़ ग्रेटर देन आर जी tan थीटा हो गया। अब मुझे बोलो, देखो इसको मैं ऐसे रोड पे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे अपनी गाड़ी टर्न ले रही है, ये गाड़ी है, ये यहाँ से टर्न ले रही है और यहाँ पे इसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ये मोस्ट सेफ्टी स्पीड से ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा, गाड़ी जब इस स्पीड से जाएगी तो अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ते वक्त, सोचो ज़रा, स्पीड बढ़ते वक्त गाड़ी क्या करेगी, इधर स्किड करेगी, मतलब इस डायरेक्शन में गाड़ी स्किड करेगी। कहाँ, आउटवर्ड एज की तरफ। मतलब ये व्हीकल कहाँ स्किड कर रहा है, इधर आउटवर्ड एज इधर है और यहाँ पे इनर एज है, तो इस साइड में व्हीकल स्किड करेगा। तो मुझे बताओ, अगर व्हीकल इस साइड में स्किड कर रहा है, इसका मतलब उसका कौन सा फोर्स बढ़ रहा है, इस साइड का फोर्स बढ़ रहा है और इस साइड का फोर्स कम हो रहा है। मतलब कौन सा फोर्स बढ़ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से व्हीकल उस साइड स्किड किया। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अगर v बढ़ गया, और फॉर्मूले से भी वो प्रूव हो रहा है, अगर v ग्रेटर देन हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे v की वैल्यू बढ़ेगी, v की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ये पूरा इक्वेशन बढ़ेगा, पूरी वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं mv² डिवाइड बाय r अभी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया, जो उसको बैलेंस कर रहा था n sin थीटा, उससे ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से गाड़ी अभी बैलेंस, पहले क्या था, ये दोनों इक्वल थे तो गाड़ी बैलेंस थी, ना इधर जा रही थी ना इधर जा रही है। अभी ये ज़्यादा हो गया तो गाड़ी इधर स्किड कर रही है। ओके, अगर गाड़ी इधर स्किड कर रही है तो इसके ऊपर और एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, सोचो, इसके ऊपर और एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। गाड़ी इधर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्स्ट्रा हो गया, अभी फ्रिक्शन फोर्स एक्स्ट्रा हो गया। मतलब यहाँ पे सभी फोर्स चेंज हो गए। अभी देखो, ऊपर की डायरेक्शन में भी फोर्स चेंज हो गया, नीचे की डायरेक्शन में भी फोर्स चेंज हो गया, राइट में चेंज हो गया, लेफ्ट में चेंज हो गया, सबके फोर्स की वैल्यू अभी चेंज हो गई क्योंकि अपनी वेलोसिटी बढ़ गई। तो चलो निकालते हैं एफ एस यहाँ पे कुछ एंगल में लग रहा है, वो एंगल पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एफ एस को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ये है अपना रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट एफ एस हो गया, उसका इतने एंगल से वो लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो थीटा की साइड में हमेशा क्या होता है, सब लोग बोलो, थीटा की साइड में एफ एस कॉस थीटा और दूसरी साइड में एफ एस साइन थीटा। ये देखो, ये एफ एस कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा। अब देखो वर्टिकल में, देखो हॉरिजॉन्टल में इस साइड में एन साइन थीटा लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा लग रहा है, और इस साइड में mv² डिवाइड बाय r लग रहा है। अब देखो इसको कौन बैलेंस करेगा, फिर इसको बैलेंस करने का काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। इससे और भी एक बात हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे होता क्या है, जब ये वेलोसिटी बढ़ती है तो गाड़ी इधर स्केट करती है, जब गाड़ी स्केट करती है तो उसकी रेडियस बढ़ती है। देखो गाड़ी इधर जा रही है, ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, अगर गाड़ी इधर जा रही है तो ये इसका और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रही है। तो यहाँ पे रेडियस अगर बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, तो उससे भी गाड़ी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकली सोचा जाए, वो थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको प्रूव करना है तो आप इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं इसको। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये एफ एस है, ये थीटा है, ये एफ एस कॉस थीटा, ये एफ एस साइन थीटा। मतलब देखो नीचे की डायरेक्शन में अभी एम जी और एफ एस साइन थीटा लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में बस एन कॉस थीटा है और यहाँ पे बस mv² डिवाइड बाय r है। मतलब देखो अभी ये सिंगल फोर्स को ये दोनों बैलेंस करने का काम कर रहे हैं और ये सिंगल फोर्स को ये दोनों बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। तो इक्वेशन अभी चेंज हो जाएगा। क्या होगा देखो, पहले लेते हैं ये क्या होगा, mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू, अभी क्या बनेगा, यहाँ पे सिंगल है लेकिन इसको ये दोनों बैलेंस करें, मतलब n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। इसको अगर मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा यहाँ पे ये n कॉस थीटा, ये लेफ्ट राइट फोर्स हो गया। अभी वर्टिकल फोर्स लेते हैं, वर्टिकल फोर्स में क्या है, n cos थीटा इज इक्वल टू, नीचे की डायरेक्शन में है mg प्लस एफ एस साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
एम जी इज इक्वल टू, ये एफ से साइन थीटा उस साइड जाके माइनस बनेगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें v निकालना है यहाँ पे। तो इन दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय एम जी, ओके, दैट इज इक्वल टू इस साइड एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे देखो ये m और ये m चला जाएगा, यहाँ पे रहेगा v स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं इसको रफ कर रही हूँ। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ तक लग सकती है। तो हमें पता है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होती है, लिमिटिंग वैल्यू उसकी म्यू इंटू एन होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू एन। तो यहाँ पे एफ एस की जगह पे हम लोग म्यू एन डाल सकते हैं। तो अगर हमने म्यू एन डाला तो एन कॉमन निकलेगा, तो मैं डायरेक्टली एन कॉमन निकालती हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी इज इक्वल टू एन मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा प्लस एफ एस की जगह पे मैंने म्यू एन डाला था, एन बाहर चला गया, तो यहाँ पे रहेगा म्यू कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे भी एन बाहर निकला, तो यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा, यहाँ पे एफ एस की जगह पे म्यू एन डाला, तो यहाँ पे माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये एन एन दोनों कैंसिल हो गए। तो अभी मैं इस होल इक्वेशन को डिवाइड बाय कॉस थीटा करती हूँ, ये होल इक्वेशन को। तो हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी इज इक्वल टू, आपके बुक में थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, उन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन दिया है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया कॉस थीटा से प्लस म्यू कॉस थीटा, इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा कॉस थीटा से। सिमिलरली डिवाइड बाय कॉस थीटा, नीचे भी डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। देखो ये साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है टैन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल, और यहाँ पे आएगा टैन थीटा। तो अपना इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एंड 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा। ये आर जी इधर शिफ्ट किया हमने, तो हमें मिलेगा, हमें वी का फॉर्मूला चाहिए, तो ऑब्वियसली आर जी शिफ्ट करना पड़ेगा। आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर निकाल लो, तो v इज इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो देखो ये हमें किसकी वैल्यू मिली, ये जो हमें v मिला है ये ग्रेटर दैन, मतलब मैक्सिमम आप कहाँ तक इसको खींच सकते हैं, इतनी वैल्यू तक आप मैक्सिमम स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये इसका मैक्सिमम लिमिट रहेगा। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वी मैक्स कितना और वी मिनिमम कितना। तो यहाँ पे v इज़ ग्रेटर दैन आर जी टैन थीटा, तो वी मैक्स का ये इक्वेशन मिलता है। देखते हैं वी मिनिमम, मतलब अगर v लेस दैन आर जी टैन थीटा रहा तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा। तो v इज़ लेस देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी v की, देखते हैं। वापस वही डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे ये व्हीकल, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा एन साइन थीटा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अभी यहाँ पे v कम है। अभी अगर स्केट रोड है, मतलब जैसे कि डेथ व्हील होता है, डेथ व्हील में हमें पता है स्पीड बहुत ज़्यादा, अगर इंक्लाइन प्लेन है, सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है, तो वहाँ पे हमें व्हीकल का स्पीड ज़्यादा रखा तो व्हीकल बैलेंस होगा, अगर कम किया तो व्हीकल नीचे स्केट करेगा। मतलब ऐसा रोड है और ये साइड थोड़ी ऊपर है, तो अगर हम व्हीकल का स्पीड कम करेंगे तो व्हीकल नीचे आने लगेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा उसकी वजह से। तो इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में उसको फोर्स कम गिरेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कम गिरा तो ऑब्वियसली व्हीकल कहाँ स्केट करेगा, नीचे की डायरेक्शन में स्केट करेगा। उस केस में व्हीकल ऊपर की डायरेक्शन में स्केट कर रहा था, यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में स्केट करना स्टार्ट करेगा क्योंकि स्पीड कम हो गया और प्लेन ऐसी ऊपर है, मतलब व्हीकल ऑब्वियसली स्लोप की वजह से नीचे आने लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हीकल नीचे की डायरेक्शन में स्केट कर रहा है इधर, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, अभी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो अभी इस फ्रिक्शन फोर्स को वापस दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। कितने एंगल से लग रहा है, इतने एंगल से लग रहा है, थीटा जितने एंगल से, तो ये आपका बन जाएगा थीटा की साइड में सब लोग बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा। ये तो अभी आपका लर्न ही होना चाहिए। और यहाँ पे इस साइड में लगेगा, इस साइड में एफ एस साइन थीटा, इधर एफ एस कॉस थीटा, इधर एफ एस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे v इज़ लेस देन आर जी टैन थीटा हो गया, मतलब होगा क्या, यहाँ पे v कम हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम होगा, मतलब mv² डिवाइड बाय r क्या होगा, लेस देन होगा n साइन थीटा से, कम हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस डायरेक्शन का फोर्स कम हो गया तो ऑब्वियसली व्हीकल इस डायरेक्शन में स्केट करेगा और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अभी देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में सिंगल लग रहा है, ये एफ एस कॉस थीटा और mv² बाय r, और यहाँ पे सिंगल mg लग रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में n कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। इसका मतलब बैलेंस करो इक्वेशन, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा n साइन थीटा इज इक्वल टू ये दोनों की एडिशन mv² डिवाइड बाय r प्लस एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे mg इज इक्वल टू n कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें mv² v निकालना है, तो v को इस साइड रखो एक साइड में, बाकी सभी टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे हमें मिलेगा mv² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू, ये उस साइड जाके माइनस बनेगा, मतलब n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली एज यूजुअल वही प्रोसेस फॉलो करो, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा, डायरेक्टली लिखूँ यहाँ पे v² डिवाइड बाय आर जी, ये m कैंसिल होगा, v² और g नीचे डिवाइड होगा क्योंकि इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया है। v² डिवाइड बाय आर जी, ऊपर ये आएगा n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा n कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। वापस वही प्रोसेस, एफ एस की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, म्यू n डाल दो उसमें, तो एफ एस की जगह पे हमने म्यू एस एन डाल दिया, यहाँ पे भी म्यू एस एन डाल दिया, या फिर म्यू एन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। एफ एस है स्टैटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ पे म्यू एस एन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी, n कॉमन निकाल सकते हैं अभी, तो v² डिवाइड बाय आर जी इज इक्वल टू n, अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो मुझे मिलेगा साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, म्यू ही लेते हैं, इसके पहले हमने म्यू ही लिया है, डिवाइड बाय n कॉमन निकाला तो यहाँ पे मिलेगा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे n कैंसिल होगा और इसको होल इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड करो, इसको होल इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा टैन थीटा, वेट, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा मिलेगा टैन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज सिंगल म्यू, दैट विल बी कैंसल, डिवाइड बाय अगेन म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा विल गेट टैन थीटा plus again cos theta is 1, that means we'll get the equation v² is equal to rg in bracket tan theta minus mu divide by 1 plus mu tan theta, और अगर ये स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे हमें मिलेगा स्क्वायर रूट। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन किसका मिल रहा है, ये हमें मिनिमम स्पीड मिल रही है, किसकी,
जब व्हीकल की स्पीड हम कम करेंगे तो मिनिमम व्हीकल कितना स्पीड रखेगा तो वहाँ पे व्हीकल बैलेंस होगा। तो इतनी वैल्यू का अगर वो स्पीड रखता है मिनिमम, तभी वो बैलेंस हो सकता है। तो ये उसका स्पीड लिमिट है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट और मिनिमम स्पीड लिमिट दोनों की इक्वेशंस मैंने डिराइव करके बताए हैं आपको। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बोलो। तो देखो, बैंकिंग ऑफ रोड के लिए हमने सबसे पहले देखा मोस्ट सेफ्टी स्पीड कितना होना चाहिए, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वैल्यू, इतना होना चाहिए। और अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम स्पीड इतना होना चाहिए, tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। और मिनिमम स्पीड होना चाहिए RG tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। इन दोनों में से प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी सेम है। अब देखो यहाँ पे अगर हम म्यू की वैल्यू 0 डालते हैं, मतलब म्यू इज इक्वल टू अगर 0 है, फ्रिक्शन नहीं है, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सोचो फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, यहाँ पे 0, तो ये 0 0 मतलब यहाँ पे सिर्फ tan थीटा बचेगा, ये 0 बन जाएगा, ये पूरा इक्वेशन 0 बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ tan थीटा बचेगा, और यहाँ पे भी सिर्फ tan थीटा बचेगा। मतलब जब हम म्यू इज इक्वल टू 0 डालते हैं, आप करके देख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो वापस फ्रिक्शन 0, फ्रिक्शन 0, इसका मतलब अपना व्हीकल बैलेंस है, इसी स्पीड से चल रहा है। समझ में आया सबको। तो यहाँ पे फ्रिक्शन अगर 0 होगा तो मोस्ट सेफ्टी स्पीड से व्हीकल चल रहा है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। बैंकिंग ऑफ रोड मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट डालो, कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। होप सो आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, आई एम वेटिंग फॉर दैट। जो हमने पढ़ा है उसको हम एक वीडियो के ज़रिए समझते हैं। एक एनिमेटेड वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ। Banked roads. Maximum allowed speed while taking a turn. When a car takes a turn, each curvilinear section of the turn can be approximated to be an arc of a circle with a certain radius. A centripetal force must act towards the center of the arc to enable the vehicle to move along it. This centripetal force is provided by the static friction of the surface the car is moving on. The normal force N balances the weight of the car mg. If the coefficient of static friction is mu, the maximum frictional force which can act towards the center of the arc is mu mg. While making a turn, if the velocity of the car is v and radius of the arc is r, the centripetal force acting on it would be equal to mv square by r. For the car to make a safe turn, the required centripetal force should be within the limit of static friction, which implies that the velocity of the car should be such that it satisfies the relation mv square by r is less than or equal to mu mg. In other words, v should be less than or equal to the limiting value root over mu rg. If the car moves with a velocity greater than the limiting value, it skids away from the center. Banking of roads. We cannot always rely on friction as it depends on external factors such as rain or frost, which significantly decreases the value of static friction. To avoid skidding of vehicles at turns, the outer edge of the road is raised up, which is called banking. Suppose surface of the road at a turn makes an angle theta with the horizontal surface. This results in the horizontal component of normal force n sine theta acting towards center, providing the necessary centripetal force at the turn. Friction is not taken into consideration here. Therefore, n sine theta is equal to mv square by r. The vertical component of the normal force balances the weight of the vehicle. So, n cos theta is equal to mg. From these equations, we arrive at the equation
tan theta equals to v square by rg. Thus, v is equal to root over rg tan theta. This equation gives the speed which, in the absence of friction for a given angle of inclination and radius of curvature, would ensure that the vehicle remains in its designated path. This is known as the rated speed or balancing speed of a turn. Rated speed of a curve does not depend on the mass of the object. Summary. The maximum speed with which a vehicle can move without skidding while taking a turn on a horizontal road is root over mu rg. The maximum speed with which a vehicle can move without skidding while taking a turn on a banked road is root over rg tan theta. तो चलो बच्चों, अब टाइम आ गया नोट्स का। नोट्स सब लोग कॉपी कर लो। ये है पेज नंबर 22, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, आप इसका प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जिसको लिखना है वो लिख सकता है, जिसको प्रिंट्स निकालनी है वो प्रिंट्स निकाल सकता है। पेज नंबर 23। उसके बाद है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, बैंकिंग ऑफ रोड हमने लिया था। इसका पेज नंबर थोड़ा चेंज किया है मैंने। एक्चुअली टॉपिक्स मैंने थोड़ा आगे पीछे लिए हैं, लिखते वक्त सिखाते वक्त बराबर लिए हैं। तो ये है पेज नंबर 26, नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, यहाँ पे मोस्ट सेफ्टी स्पीड भी डाल सकते हैं आप लोग। पेज नंबर 27, 28, 29। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, गलती से मैंने प्लस कर दिया था। तो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, ये सभी जगह पे माइनस साइन है। पेज नंबर 30, 31 और ये उसका डायग्राम के स्ट्रोक का। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।